नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एलजेपी रामविलास ने के अंदर एक नई हलचल मची हुई है। 2020 में चिराग पासवान के रणनीतिकार रहे सौरभ पांडे इस बार दूरी बनाए हुए हैं, जबकि अरुण भारती नई भूमिका में सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सौरभ भी रणनीति के बिना चिराग चमक पाएंगे? क्या है ये पूरा मामला और क्या सौरभ पांडे से दूरी रहने से चिराग पासवान की पार्टी कमजोर पड़ गई है? इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में सौरभ पांडे ही वो शख्स थे जिन्होंने चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी और उस समय यह बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था। लेकिन इसी फैसले ने चिराग को बिहार की राजनीति में एक नई पहचान भी दी है। सौरभ ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसा नारा तैयार किया जिसने युवा वोटरों को काफ़ी आकर्षित किया और आज भी चिराग पासवान उसी नारे के सहारे बिहार के सीएम बनने का प्लान कर रहे हैं। अब 2025 के चुनाव में वो पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं, आपने ठीक कहा। ना वे टिकट बंटवारे में शामिल हैं और ना ही चुनावी रणनीति में उनकी कोई अहम भूमिका दिखाई दे रही है। इससे ये साफ है कि पार्टी में एक बड़ा खालीपन बन गया है। सौरभ के पास राजनीतिक अनुभव और जमीनी पकड़ थी जो आज की एलजेपी में कहीं न कहीं कम होती नजर आ रही है। वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, वो हौसला, वो दम, वो हिम्मत नहीं दिख रहा है। सर, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब सौरभ पांडे की दूरी के बाद अब अरुण भारती नए चेहरे में नजर आ रहे हैं, नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो क्या वो इस कमी को भर पाएंगे? देखिए, अरुण भारती मेहनती हैं और बिजनेस बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बार 29 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं और संगठन को संभालने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन राजनीति सिर्फ टिकट देने तक सीमित तो है नहीं। जनता से जुड़ाव, जमीनी पहचान और रणनीतिक सोच भी उतनी ही जरूरी है। सौरभ पांडे के पास राजनीतिक अनुभव और जनसंपर्क की गहरी समझ थी, जबकि अरुण भारती राजनीति में नए हैं और उनका असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अगर उनके दिए हुए टिकट उम्मीदवार पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे पार्टी में अपनी जगह और पकड़ मजबूत बना पाएंगे। लेकिन अगर नतीजे खराब रहे तो चिराग को सौरभ की कमी और ज़्यादा खलेगी। तो अब उनकी अग्नि परीक्षा है ये चुनाव। सर, तो ऐसे में और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ पांडे को 2020 का प्रशांत किशोर कहा जा सकता है? बिल्कुल, सौरभ प्रशांत किशोर से किसी मायने में कम नहीं है। ये दीगर बात है कि प्रशांत किशोर को बड़ा कॉन्टैक्ट मिल गया, बीजेपी ने उनको हायर कर लिया तो बड़ा नाम हो गए। सौरभ भी उसी तरह के हैं और सबसे खास बात यह है कि सौरभ बहुत मिलनसार, बहुत समझदार है। और कहा जा सकता है कि 2020 में सौरभ पांडे ने जो भूमिका निभाई वह एक मतलब मजे हुए राजनीतिक रणनीतिकार की थी। उन्हें पूरी तरह से एलजेपी को नया विजन दिया और चुनावी प्रचार की दिशा भी तय की। उनकी रणनीति ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को गहरी चोट पहुंचाई थी। नीतीश कुमार 29 सीटों पर अगर हारे तो चिराग पासवान की पार्टी की वजह से हारे। अगर नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए होते तो आज बीजेपी इस पोजीशन में नहीं होती और चिराग पासवान को बीजेपी इतना भाव भी नहीं देती। बीजेपी ने कितना भाव दिया चिराग पासवान को, कितना तल्ख देवर दिखाए। लग रहा था कि बाप हो बाप, अब छोड़े तब छोड़े। तो बीजेपी ने उनकी हर बात मानी, 29 सीटें दे दी। तो वो सौरभ पांडे की रणनीति का ही कमाल था। देखिए, सबके सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ ने बिना किसी बाहरी मदद के एलजेपी के लिए पूरा गेम प्लान किया था। उनकी सोच थी कि अगर पार्टी को अलग पहचान बनानी है तो उसे किसी के दबाव में नहीं, अपने दम पर उतरना होगा और उन्होंने वही किया। नतीजा ये हुआ कि भले एलजेपी ज़्यादा सीट नहीं जीत पाई, ज़्यादा क्या एक सीट जीत पाई, लेकिन चिराग पासवान का चेहरा पूरे बिहार में चर्चा में आ गया और उनको एक नेता के रूप में देखा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि भाई चिराग पासवान में इतना दमखम है कि भले अकेले जीत नहीं सकते हैं लेकिन किसी को हरा सकते हैं। नीतीश कुमार को तो हराया ना भाई। तो चिराग पासवान सौरभ की उस रणनीति के कारण ही ताकतवर हुए, ये सच है। तो सर, ऐसे में क्या सौरभ पांडे और चिराग पासवान के जो रिश्ते हैं इसके बीच में दरार आ गई है? अब ये बताना बड़ा मुश्किल है, ये तो सौरभ पांडे और चिराग पासवान ही बता सकते हैं कि रिश्ता खराब है या अच्छा है। लेकिन पहले जैसा तालमेल अब दिखाई नहीं दे रहा है। 2020 में हर बड़ी रणनीति सौरभ पांडे के दिमाग से तय होती थी और चिराग उस पर भरोसा करते थे, अमल करते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों ने राजनीतिक तौर पर दूरी बना ली है
अब पार्टी में अरुण भारती जैसे नए चेहरों को अहमियत दी जा रही है, उनका रोल बड़ा हो गया है और टिकट बंटवारे और संगठन में वही अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो सौरभ पांडे की जगह तो अब इन्होंने ले ली है, अरुण भारती ने, और इससे एक नया पावर सर्किल भी बना है जिसमें सौरभ पांडे की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। सौरभ अब भी चिराग के दोस्त बताए जाते हैं और अगर भविष्य में पार्टी को उनकी जरूरत पड़ी तो वे फिर लौट सकते हैं, कौन बड़ी बात है। जरूरत तो पड़ेगी, अगर चिराग पासवान को सीएम बनना है तो अरुण भारती और सौरभ पांडे जैसे कई अरुण भारती चाहिए, कई सौरभ पांडे चाहिए। जी, तो सर क्या 2025 का ये जो चुनाव है वो अरुण भारती और सौरभ पांडे दोनों के लिए परीक्षा बनेगा? देखिए अब इसमें इस चुनाव में तो कोई अहम भूमिका निभाई नहीं है सौरभ पांडे ने, अरुण भारती ने जरूर निभाई है। अरुण भारती के ऊपर ही चिराग पासवान ने पार्टी का पूरा कमान सौंप दिया था। तो मानकर चलिए कि जो नतीजा आएगा उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट अब मिलेगा अरुण भारती को ही। और 2025 का चुनाव दोनों के लिए परीक्षा कैसे कहा जा सकता है। सौरभ के लिए इसलिए नहीं है कि भाई अब वो साथ नहीं है, उन्होंने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन विजन 2020 जो चिराग का जो था, विजन 2020 वो जनता के दिल में आज भी जिंदा है और उसे सौरभ ने ही दिया था। आज भी चिराग पासवान उसको भूले नहीं हैं, उसी की बात करते हैं। और अरुण भारती के लिए इसलिए कि उन्होंने संगठन की कमान संभाल ली है, लेकिन क्या वो उस स्तर पर जनता तक को जोड़ पाएंगे, ये सवाल है ना। कि अरुण भारती ठीक है मेहनत कर रहे हैं, चिराग पासवान ने खुली छूट दे दी है, लेकिन लोगों को भी तो जोड़ना पड़ेगा और अनुभवी लोगों से संबंध भी बना कर रखना पड़ेगा। अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, चाहे पार्टी के नेता हों या मीडिया के लोग, तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। ज़्यादा घमंड डुबा देता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और बदलाव आना चाहिए अरुण भारती में। सर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस बार इस चुनाव में एलजेपीआर को ज्यादा सीटें मिलती है और अच्छी जीत मिलती है तो अरुण भारती को कितना क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा पूरा। उन्होंने अहम रोल निभाया है सीट बंटवारे में, पार्टी के संगठन को खड़ा करने में। अगर ज़्यादा सीटों पर जीत मिलती है, 100% स्ट्राइक रेट होता है, तो अरुण भारती भी एक रणनीतिकार के रूप में उभरेंगे। लेकिन अगर पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर पार्टी के भीतर यह आवाज़ उठेगी कि सौरभ पांडे की वापसी जरूरी है और सौरभ पांडे वापस भी आ सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि 2025 सिर्फ चिराग पासवान का नहीं बल्कि सौरभ पांडे और अरुण दोनों का भी इम्तिहान है। ठीक आपने कहा। तो अगर पास हो गए तो बल्ले बल्ले, फेल हो गए तो फिर आएंगे याद सौरभ पांडे। और सौरभ पांडे का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो राजनीतिक है। उनके पिता कांग्रेस के पुराने दिग्गज रहे हैं और बहुत राजनीतिक अनुभव है। और चिराग पासवान बहुत अहमियत देते थे, सबसे ऊपर थे सौरभ पांडे 2020 में, लेकिन कहीं घमंड नहीं था, बड़े सहजता के साथ हम लोगों से मिलते थे, ठीक है ना, और भैया करके ही बात करते थे। तो सौरभ पांडे की ये खासियत है, वो जानते हैं कि किसको कैसे हैंडल करना है, किसको प्यार से हैंडल करना है, किसको पैसे से हैंडल करना है और किसको डंडा दिखा के कंट्रोल करना है। ये खासियत है उस लड़के में। तो कम उम्र का सौरभ इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है, आप कोई सोच सकता है कि भाई अकेले लड़ जाइए चिराग भैया, और उनकी बातों पे विश्वास करके उन्होंने किया चिराग ने और लड़ भी गए। और देखिए नतीजा, एक ही सीट जीते, लेकिन चिराग पासवान की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बन गई जो बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बन सकता है। मतलब वो जिसके साथ रहेगा उसी की सरकार बनेगी, ये मैसेज देने में कामयाब रहे चिराग पासवान। तो सौरभ पांडे तो चाहिए अगर चिराग पासवान को सीएम बनना है तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और सौरभ पांडे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।